वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का पूरा बुक को लाइन बाय लाइन कवर करने का, तो ये आज इसका पार्ट रहने वाला है। इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको देख लो, चैप्टर ये 8 रहेगा, क्लास 8 के लिए चैप्टर 3 पॉलिटिकल का। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, चाहे यूपीएससी बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर क्लास 8 में क्यों ना। आपको पता है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछा जाता है, तो हमको पढ़ना तो जरूरी है ना लाइन बाय लाइन। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट लोकसभा का रिजल्ट जो है इलेक्शन का, उसके बारे में दिखाई दे रहा है। तो आइए पूरा जानते हैं वीडियो में क्या कुछ रहने वाला है। पूरा क्लास को डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे देखो जितने भी अलग अलग स्टेट हैं उस सारे स्टेट के यहाँ पर एक बोर्ड में दिया गया है। अभी खबर क्या है, जैसे शिक्षकों के लिए बात कही गई, आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, शिक्षकों के लिए है। स्टार्ट होता है हमारा कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें जो संसद भवन है आखिर चाहिए तो चाहिए क्यों। अब हम भारतीयों को इस बात का गर्व है, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, देश हमारा लोकतांत्रिक है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिका सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और इस बात की सबसे अच्छी जो अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है, इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा, अगर हम सभी एक कह सकते हो कि हमारा जो संसद भवन है उसका हम पिलर है, ठीक है। अभी तो न्यू संसद भवन बना है, ठीक है, लेकिन जो हमारा हमेशा चलते आ रहे पूर्वजों जो हमारे संसद में किए हैं, जितने भी भाषण हुई, जहाँ हमारा संविधान का निर्माण हुआ, तो वो सारी चीज़ें पुरानी संसद में। अब देखो लोगों का फैसला क्यों लेना चाहिए ये जानना जरूरी है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों को हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्र समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते हैं तो उन्हें भारी खतरे का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्र आंदोलन ने यह स्थिति बदल जाती है, ठीक है। ये स्वतंत्रता आंदोलन में जो यह स्थिति है वो बदल जाती है, और राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1875 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करना और प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए। और 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनकी व्यवस्था को मंजूरी दे दी। और हालांकि ये जो ब्रिटिश सरकार है उसके अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआतें विधायकी राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी है, और लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि जो स्वतंत्र भारत है उसमें सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा, ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पर, स्वतंत्रता संघर्ष के सपने और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के सरकार संविधान में जो है ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को अपनाया। साथ ही दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। लोग और उनके प्रतिनिधि क्या करते हैं, जैसे सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृत और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह थी कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए।
व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसे कि आपने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है और लोग संसद के लिए अपने जो है प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, सही बात है। तो अपने प्रतिनिधियों का वो लोग चुनाव करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं आगे चैप्टर में क्या करता है। और इन्हीं जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनमें से एक जो समूह है वो सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद जो है सरकार को नियंत्रित करता है और उसका मार्गदर्शित करता है और इस लिहाजा से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उसे नियंत्रित रखते हैं। सही बात है, हम वोट का अधिकार है हमें। ठीक है, चलिए बाकी प्रतिनिधियों का ये विचार जो है लगभग 6 से 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में दी गई है। आप पढ़े होंगे जरूर इसको और आप इस बात पर पहले परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभ्यास करने के लिए दिया गया है। क्लास 7 वाले चैप्टर में पढ़े हुए तो आप इसको पूरा अभ्यास कर लेना। बाकी हम आगे चलते हैं चैप्टर पर। ये हमारा संसद भवन है, ठीक है, इसके अंदर का देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एक तो भारतीय संसद के जो देश की जो सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है, इनमें 2 सदन है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो राज्यसभा में लगभग जो है 265 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा में लगभग 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, वही बात करते हैं संसद की भूमिका क्या है। यानी आज़ादी के बाद जो गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसे कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। और देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब जैसे नीचे दिए गई तालिका के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगभग निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितना है, डीएमके की कितना है, एआईटीसी की कितना है। तो ये जो है आप पूरा देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी हम जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर में हमें क्या कहता है आइए जानते हैं। जैसे चुने जाने के बाद ये जो है उम्मीदवार, जितने भी चुने जाने के बाद जो उम्मीदवार हैं वो सब संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं और इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। और सांसद के चुनाव को जाने के बाद संसद को क्या किया जाता है, निम्नलिखित काम करना होता है। पहला, जैसे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, यानी भारतीय संसद में राष्ट्रपति को 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, सही बात है। और लोकसभा चुनाव के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस तरह राजनीतिक दल के कितने सदस्य हैं और यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों जो सांसदों में है वो बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल जो है 543 निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम जो है 272 सदस्य होना चाहिए और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे समूह को कहा जाता है, ऐसे समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करता है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। और भारत का जो प्रधानमंत्री लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। और हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है और जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। सही बात है कि नहीं? तो सही बात है, ठीक है।
आगे चलते हम अपनी चैप्टर पर बिना टाइम गवाए। अब यहाँ पर चैप्टर ये है कि जैसे देखो, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है और राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है और किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उससे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो और इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किया गया कानून का समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं और राज्यसभा में लगभग 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 इसमें सदस्य राष्ट्रपति और से मनोनीत किए जाते हैं और सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होते हैं और प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करता है और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियां के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी संसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है और सरकार से सवाल पूछने किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। आगे हमारे चैप्टर में देखो, ये कहा गया है, एक संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ये बच्चों के लिए योजना का समेकन के लिए पूछा गया सवाल है कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजना नीतियों का समेकन विचार है। यदि हाँ तो ये मतलब जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया है, ये उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब संसद के जो प्रश्न हैं उससे सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, सही बात है, और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। और इसके अलावा जो है वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करता है और उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में संसद की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। ठीक है, अब गौ नंबर में कानून बनना कैसे होता है, यानी कानून बनना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब संसद में कौन कौन लोग होते हैं ये जानना जरूरी हमारे लिए। जैसे देखो, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे। ठीक है, जीतकर आने लगे हैं और दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 1951 से 52 में 61% था। चौथी में लगभग लोकसभा का जो है 1967 में 61.33 बढ़ा, थोड़ा घट गया 5वीं में, 6वीं में फिर थोड़ा बढ़ा लगभग 60.49। तो इस तरह से 2019 तक भी ब्यौरा जो है 67 तक निकल गया है, जो अभी हाईएस्ट है 67.11 है। ठीक है, ये तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि जो पिछले 65 सालों में चुनावों में जनता की जो सहभागिता है वो कम है या बढ़ गई है या शुरुआती वृद्धि के बाद स्थिर रही है। ठीक है, चलिए अब देखने में आया है कि जो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति SC/ST के लिए आरक्षित की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनावों में क्षेत्र से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जाते और संसद में उनकी भी रुचि जो उचित हिस्सेदारी है वो हो, क्योंकि
मतलब समझ सकते हैं SC ST को हमेशा पिछड़ा जाति के तौर पर माना गया है, तो उसे भी अपना आवाज़ उठाने का मौका मिलना चाहिए, उसके लिए भी काम होना चाहिए। और उनमें उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासियों की ज़िंदगी में से जो जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। और इसी प्रकार हाल ही में महिला के लिए भी सीटें आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है कि 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएँ थीं, आज भी इनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुँच पाई है। और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। और इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधित्व है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उनमें से भारत के लोगों के लिए आस्था झलकाती है। ठीक है, चलिए, बाकी ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है, कंडक्ट का इसको आप सभी को आंसर करना है। ये सब आप होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमारे यहाँ तक जो है अध्याय समाप्त होता है। ये कैसी लगी वीडियो? हमने पूरा NCERT को लाइन बाय लाइन करने का यहाँ पर एम रखा है। तो जितने भी तक क्लास कर लिए गए आप सभी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के लेकर साथ। जय हिंद।